हम लोगों ने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की सर्कल्स में बहुत सारे थ्योरम्स के अक्रॉस हम लोग गुजरे हैं। तो अभी एक्सरसाइज 10.4 में दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, उनके साथ बेसिकली हम लोग आज डील कर रहे हैं। तो एक तरीके से मैं बताऊं तो ये थ्योरम्स ही हैं, इनको बस एक्सरसाइज में डाल दिया गया है ना। कैसा है, तुम लोगों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, अरे यार ये वाला थ्योरम, अरे यार वो वाला थ्योरम। तो थोड़ा सा इन्होंने इस चीज़ को एक्सरसाइज में डाल दिया है, बट आखिर है तो ये भी एक थ्योरम ही। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या कह रहा है, कैसे कैलकुलेशंस हैं, क्या इसमें प्रूफ दैट है, क्या हमारी स्टेप्स रहेंगी, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, कैसे इस क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, अच्छा मतलब ये इक्वल कॉर्ड से ही रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। अभी तक इक्वल कॉर्ड से रिलेटेड हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं सर्कल में तो उसके द्वारा सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो भी इक्वल होता है ना। और ऑब्वियस है, इसका कन्वर्स भी पढ़ा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या की कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर से वो आपस में क्या होती हैं, इक्वी डिस्टेंट होती हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। डन, हाँ ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारी हो चुकी हैं। अब अगेन क्वेश्चंस के वाया हम लोगों के सामने एक और आया है सवाल, जिसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि एक सर्कल है और उसके पास इक्वल कॉर्ड्स है। तो देखो ये जो इफ़ वाला पार्ट होता है ना, ये इफ़ वाले पार्ट का मतलब ही होता है गिवन। इसका मतलब ये जो वर्ड है इक्वल कॉर्ड्स, ये आता है आप लोगों के गिवन में, ठीक है। अच्छा आगे बोल रहा है इफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल, मतलब अगर वो जो दो इक्वल कॉर्ड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों की दोनों इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर ही अंदर आपस में इंटरसेक्ट करे तो, राइट, अगर वो दोनों की दोनों आपस में इंटरसेक्ट करे तो सर्कल के अंदर। अभी तक हम लोगों ने इनको इंटरसेक्ट नहीं करवाया था, बट राइट नाउ अब हम लोगों को इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है, ठीक है। चलो ठीक है, करवा लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया हमारा एक सर्कल, सेंटर आप दे दीजिएगा। तो लेट्स से ये सेंटर। अब देखो आपको दो कॉर्ड्स बनानी है सच दैट कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो विथ इन द सर्कल, मतलब जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है वो सब कहाँ होना चाहिए, सर्कल के अंदर ही अंदर होना चाहिए, सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या जिसमें आपका इंटरसेक्शन, ठीक है, सर्कल के बाहर हो? डेफिनेटली पूछा जा सकता होगा, बट फिलहाल मेरा जो सवाल है वो क्या है आपका विथ इन द सर्कल। क्या ऐसा भी कोई सवाल पूछा जा सकता है क्या जिसमें इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे हो रहा हो? बिल्कुल ये भी पूछा जा सकता है। वैरायटी ऑफ सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक जो प्रिस्क्राइब्ड आपके सामने चीज़ दी गई है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट एग्जाम्पल, इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम्स, सिर्फ उतना ही आता है, ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है, बराबर। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, आगे बढ़ो। आगे चीज़ों में बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स को इंटरसेक्ट करवाओ, तो चलो इंटरसेक्ट करवा लेते हैं। अच्छा मैं सेंटर से पास नहीं करवा रही हूँ कॉर्ड्स को, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि मैडम आप एक ऐसी कॉर्ड बनाइए जो सेंटर से पास हो, बट हम लोग ऐसी कॉर्ड बना रहे हैं जो सेंटर से पास नहीं हो रही है, हम ये वाली पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स से ये हो गई एक कॉर्ड ए बी, ठीक है, और आ जाते हैं दूसरी कॉर्ड की तरफ। तो मान के चलते हैं ये हो गई आपकी दूसरी कॉर्ड सी डी, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर, पॉइंट ई पर। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है, सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू दी सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अब ये जो वर्ड है ना प्रूव दैट के बाद, द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू दी, ठीक है,
सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, राइट। ये मीनिंग एक्चुअली हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये मीनिंग क्या है? मीनिंग का मतलब ये है कि जब कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्ट करने के बाद उनके जो टुकड़े हुए, सेगमेंट्स मतलब आप इसको ऐसा समझिए टुकड़े, ठीक है, जो टुकड़े हुए तो पहली वाली कॉर्ड का टुकड़ा नंबर 1 इक्वल होगा दूसरे कॉर्ड के टुकड़े के। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें? कि जैसे ये वाला जो टुकड़ा है ए ई, ये वाला जो टुकड़ा है ए ई, ये कॉर्ड नंबर 1 का टुकड़ा है, ये इक्वल होगा इस दूसरे वाली कॉर्ड के टुकड़ा नंबर 2 के, यानी कि डी ई के। मतलब एक कॉर्ड का एक टुकड़ा, दूसरी वाली कॉर्ड का दूसरा टुकड़ा, ठीक है। ऐसा हमको यहाँ पे प्रूव करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर तुम मेरे को पूछोगे कि मैडम यहाँ पे इसका टू प्रूव क्या है, तो टू प्रूव ये है, पहला कि हमको ए ई इक्वल टू क्या बताना है आप लोगों का, डी ई बताना है, कॉर्ड नंबर 1 का टुकड़ा इक्वल टू कॉर्ड नंबर 2 का टुकड़ा। दूसरा हमको ये बताना है कि सिमिलरली कॉर्ड नंबर 1 का एक और टुकड़ा है जिसका नाम है बी ई, और कॉर्ड नंबर 2 का एक और टुकड़ा है जिसका नाम है सी ई, ये भी आपस में क्या है, इक्वल, हमको ये बताना है, ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों का डाउट कि मैडम आपने ए ई को डी ई के ही क्यों इक्वल कहा? अब डी ई की बदले ये भी तो आप ले सकती थी ना, क्या नाम है, सी ई, वो भी दूसरा टुकड़ा है क्योंकि कॉर्ड का। तो मैंने ऐसा इसीलिए नहीं किया, जो एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे ए ई और डी ई, ये सेम सेम जैसे दिख रहे हैं ना, ये दोनों बड़े बड़े दिख रहे हैं, दोनों ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने उनको चूज़ किया। तो ए ई के साथ हमने किसको चूज़ किया है, इक्वल किसको प्रूव करेंगे हम, डी ई को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। और जो ये नीचे में बी ई है, इसके साथ हमने किसको चूज़ किया है, इसके साथ हमने नीचे सी ई को चूज़ किया है, हम उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा टू प्रूव है। अब अगर इसका गिवन डेटा अगर आपको लिखना है तो गिवन डेटा में क्या आ जाएगा, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमेशा लिखनी है सर्कल वाले क्वेश्चन में, कि ओ इज़ दी सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या आएगी कि कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग, कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ई, एक दूसरे को ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डन हो गया, ये मेरा पूरा गिवन डेटा कंप्लीट। अब मुझको जो चीज़ प्रूव करने को बोली है उसको मैं प्रूव कैसे करूँगी, बताओ कैसे प्रूव करें। कुछ कंस्ट्रक्शन की नीड होगी मुझे यहाँ पर, ठीक है। क्या किया जा सकता है, देखो, सर्कल सेंटर कॉर्ड, सर्कल सेंटर कॉर्ड, तुरंत तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ओ, सेंटर से एक काम करो मैडम, आप ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, है ना, आप ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर। क्यों करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। सिमिलरली उसी सेम सेंटर से अब दूसरे वाले कॉर्ड सी डी पर भी क्या ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। आपने उसको समथिंग समथिंग कुछ नाम दे दिया, लेट्स इसको नाम दे दिया एम, लेट्स इसको नाम दे दिया एन। तो हम लोग यहाँ पे जो हमने कार्य किया, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन, वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा कि ड्रॉ किया है हमने ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और दूसरा हमने क्या किया है ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ये इस तरीके का कार्य। डन, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्वेश्चन को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, इसकी समस्याओं में तो जाना ही नहीं। सबसे पहले डेटा क्या है इन द फॉर्म ऑफ गिवन, इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, उससे क्या लिख सकते हैं वो आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि पहला डेटा हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कॉर्ड है जिसका नाम है ए बी, और उस कॉर्ड ए बी पर हमने ओ एम नामक एक क्या ड्रॉप करके रखा है, परपेंडिकुलर। ये एक डेटा हमारे पास है।
दूसरा डेटा हमारे पास है कि हमारे पास है एक कॉर्ड सी डी, उस सी डी पर हमने सेंटर से ओ एन नामक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रखा है। ये हमारे पास दूसरा डेटा है, बराबर। ओके, तो इन डेटा को आप यूज़ करो। इसको आप कैसे यूज़ करते हो ये मुझे बताने की नीड नहीं है, तुमको अच्छे से पता है। अभी तक इस स्टेज तक पहुँचे हो तो बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में रट गई होगी। प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों का? सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। हमको कैसे पता? अरे ये इन्फॉर्मेशन हमको किसने दी? ये इन्फॉर्मेशन हमको पता चली कंस्ट्रक्शन से। अब जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो इक्वल टुकड़े कर देगा, किसके? कॉर्ड के, है ना। अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो कॉर्ड के क्या कर देगा? इक्वल टुकड़े कर देगा। तो अगर ए बी के इक्वल टुकड़े हुए तो वो दो इक्वल टुकड़े क्या होंगे? ए एम और एक होगा एम बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ए एम इक्वल टू एम बी, और ये दोनों छोटे टुकड़े बड़े वाले टुकड़े का क्या होंगे? बाई टू होंगे। सिमिलरली अगर ओ एन सी डी पे परपेंडिकुलर हुई तो उसके भी दो टुकड़े होंगे इक्वल। क्या नाम है? सी एन और एक होगा एन डी। तो हम लिखेंगे सी एन इक्वल टू एन डी, और ये बड़े वाले का बोलो क्या होंगे? बाई टू होंगे। और इसका हमको रीज़न लिखना होगा, तो कंबाइंड फॉर्म में मैं रीज़न लिख लेती हूँ। क्या होगा बताओ रीज़न? परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब देखो मैं तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखती हूँ। कई हो सकता है स्कूल्स में जो टीचर्स हैं आपको कुछ इसका ऑल्टरनेटिव रूप दे, जैसे से वो इतना ही लिखवाए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ख़त्म। तो आप उतना लिख लेना अपने स्कूल एग्जाम्स में, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर टीचर भी पूरा लिखा रही है और अगर आप छोटा कर रहे हो तो ऐसे में मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। मुझे नहीं पता आगे इस डेटा से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बट फिलहाल मैं इस डेटा को इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। ओके मैडम, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था? इक्वल कॉर्ड्स, है ना, यानी कि हमारे पास एक और गिवन है कि हमारी जो कॉर्ड ए बी है ये इक्वल है कॉर्ड सी डी के। ये बात तो मानते हो? हाँ मैडम, ये बात तो हम मानते हैं कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन से जो मुझको ये इन्फॉर्मेशन मिली, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास और है, ठीक है। ये हो गई मेरी फर्स्ट स्टेप, ये हो गई मेरी सेकेंड स्टेप कि ए बी इक्वल टू सी डी, और इसका रीज़न हम दे दिए, बोलो क्या? गिवन। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से है, राइट। ओके, अब तुम अपनी जो छोटू सी बुद्धि है, छोटू सी बुद्धि है ना, छोटी सी बुद्धि को चलाओ। छोटी सी बुद्धि को जब तुम चलाओगे तब देखो तुम्हें क्या पता चलता है। अगर तुम डायग्राम में देखोगे ए बी, डायग्राम में देखना पूरी तरीके से। किसको देखना? डायग्राम को देखना। अगर तुम डायग्राम को देखोगे ये वाले डायग्राम को, तो ए बी बनता कैसे है? ए बी ए एम को और एम बी को ऐड करके बनता है ना। ए बी कैसे बनता है? ए एम को और एम बी को ऐड करके, यानी कि मैं ए बी की जगह लिख सकती हूँ ए एम प्लस एम बी, बराबर। अच्छा, सी डी देखो कैसे बनता है? सी डी बनता है सी एन और एन डी को ऐड करके। तो मैं सी डी की जगह क्या लिख सकती हूँ? सी एन प्लस एन डी। एग्री करते हो? हाँ मैडम, एग्री करते हैं। अब यहाँ से मैंने दो केसेस बनाए, एक को दिया केस नंबर 1, एक को मैंने लिखा केस नंबर 2। अब देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, ए एम और एम बी ये दोनों के दोनों मेरे इक्वल हैं। तो मैं ए एम की जगह एम बी लिखूँ कि एम बी की जगह ए एम लिखूँ, इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने केस नंबर 1 में क्या हरकत की? मैंने ए एम को वैसे का वैसे ही रखा और मैंने एम बी को हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया? ए एम, है ना। मैंने उसकी जगह उसको हटा के क्या लिख दिया? ए एम, ताकि लेफ्ट साइड में कंप्लीट क्या बन जाए? ए एम क्रिएट हो जाए। लेफ्ट साइड में कंप्लीट क्या क्रिएट हो जाए? ए एम क्रिएट हो जाए।
है ना। ए एम कहाँ है डायग्राम में, ए एम डायग्राम में कहाँ है, ए एम ये रहा डायग्राम में। सिमिलरली अगर ए एम देखो, ए एम दिखता कैसे है, ए एम दिख कैसे रहा है, ए एम उस परपेंडिकुलर से लेकर उस कॉर्नर तक के, उस कोंटे तक के डिस्टेंस को ए एम बोला गया है। तो मैंने सिमिलरली उस परपेंडिकुलर, दूसरे कॉर्ड के परपेंडिकुलर से उस कोंटे तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एन डी कहेंगे। मतलब ए एम और एन डी एक जैसे दिखते हैं लगभग। तो मैंने राइट साइड में सी एन को हटाया, उसकी जगह एन डी लिख दिया, और वो वाला एन डी तो वैसे का वैसी। तो ए एम 2 टाइम्स ऑफ ए एम डी 2 टाइम्स ऑफ एन डी, 2 दोनों तरफ से कट गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए एम और एन डी ये आपस में क्या है, इक्वल, और इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 2। ऐसा मैंने केस नंबर 1 में किया। केस नंबर 2 में अगर मुझको ए एम को हटाना है, मतलब ए एम और एम बी तो आपस में इक्वल है, तो ए एम की जगह एम बी की जगह एम, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो केस नंबर 2 में मैंने ए एम की जगह कर दिया एम बी, और बाजू वाला एम बी वैसे का वैसी इक्वल टू। केस नंबर 2 में मैंने सी एन की जगह किया, उसको बोलो क्या, सी एन ही रहने दिया, और एन डी को भी क्या बना दिया, सी एन बना दिया। क्यों किया, क्योंकि सी एन और एन डी आपस में इक्वल है। तो एम बी और एम बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम बी, सी एन प्लस सी एन 2 टाइम्स ऑफ सी एन, 2 और 2 कट जाएगा। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि एम बी और सी एन आपस में इक्वल है। ये बेटा इक्वेशन नंबर 3 है ना। इससे क्या पता चलता है, अगर 2 कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग टुकड़े भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस रिजल्ट से ये पता चलता है कि अगर कभी 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके टुकड़े भी करस्पॉन्डिंग वाले, मतलब आपस में जो 2 टुकड़े होते हैं भाई, वो तो इक्वल होते ही होते हैं क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है। बट ये वाला एक टुकड़ा और ये वाला एक टुकड़ा, ये टुकड़े एक दूसरे के टुकड़े, ये भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। बट हमको ये प्रूफ नहीं करना था, हमको प्रूव करना था कि ए ई इक्वल टू डी ई। थोड़ा सा कठिन है, दिक्कत होगी, बट क्या करें, समझना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन को। ओके, अब ये ए ई इक्वल टू डी ई या फिर बी ई इक्वल टू सी ई, मैडम आप ये कैसे प्रूव करोगे, घनघोर समस्या। अब इसके लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन और करना है। क्या करना है मुझे इसके लिए कंस्ट्रक्शन, ये ओ और ई को मुझे ज्वाइन करना है सच दैट 2 ट्राइंगल्स क्रिएट हो। ठीक है, मुझे ओ और ई को ज्वाइन करना है सच दैट 2 ट्राइंगल्स क्रिएट हो। तो यहाँ हम लिखेंगे एक और कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ ई। अब देखो 2 ट्राइंगल्स बन गए हैं, एक है ओ एम ई और दूसरा है ओ एन ई। अब आपको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जैसे तैसे आप करना हो करो। ये हो गई स्टेप नंबर 3। तो इन ट्राइंगल ओ एम ई, ठीक है, एंड आपका ट्राइंगल ओ एन ई, चलिए बताइए कैसे करेंगे इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। आपने देखा ऊपर डायग्राम, मैडम एंगल एम 90 डिग्री है, एंगल एन भी 90 डिग्री है। मैंने बोला हाँ है। तो तुमने बोला मैडम लिख दो इक्वल, मैंने बोला चलो लिख देते हैं इक्वल। एंगल एम ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन, और यहाँ रीज़न दे देते हैं हम लोग, ईच 90 डिग्री। फिर मैंने पूछा और क्या दिख रहा है भैया तुमको डायग्राम में। तुमने मुझको बोला मैडम देखिए ओ ई दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, इस ट्राइंगल की भी है उस ट्राइंगल की भी है। सही कहा ना मैंने, इस ट्राइंगल की भी है उस ट्राइंगल की भी है। तो तुमने कहा हाँ मैडम, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर बड़े मज़े से कि सेग ओ ई कॉन्ग्रुएंट हो गई किस चीज़ के, सेग ओ ई के, और इसका रीज़न हम दे दिए हैं, बोलो क्या, कॉमन साइड। ये देखो ये भी डन हो गया, बहुत ही बढ़िया है ये चीज़। तो अब आगे क्या बोल रहा है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार अब तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब तो कुछ गिवन ही नहीं दिया है। मैंने अपने पर्सनल कॉपी चेकिंग के एक्सपीरियंस से ये फील किया है कि कई बार बच्चे पता है क्या हरकत करते हैं, ओ एम इक्वल टू ओ एन लिख देते हैं, और उनको पूछो क्यों तो वो बोलते हैं रेडियस। नो डाउट ये जो ओ एम है और ये जो ओ एन है ये आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? मैंने आज क्लास की जो स्टार्टिंग की थी ना, क्लास की स्टार्टिंग में ही क्या कहा था, हम इक्वल कॉर्ड्स की 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं,
जो तुम्हें मुंह ज़बानी रटी हुई होनी चाहिए, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी इक्वल होता है। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वी डिस्टेंट होता है। याद आया? ये प्रॉपर्टी से पहले हम पढ़ चुके हैं। अरे हाँ, तो ये देखो, अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो सेंटर से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ओ एम एंड ओ एन ये भी इक्वी डिस्टेंट होंगे। ये प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सेग ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू सेग ओ एन, और इसका रीज़न देंगे क्या, वो पूरा का पूरा थ्योरम कि इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, हैव इक्विडिस्टेंट, एक मिनट, इक्विडिस्टेंट नहीं, हैव नहीं, आर आएगा, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम करस्पॉन्डिंग सेंटर, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये दोनों। अब तुम्हारे पास इतना डेटा है, इस डेटा के बेसिस पर तुम ये बड़े गर्व से कह सकते हो कि ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एन ई के। कौन से टेस्ट से होगा ये अब आपको डिसाइड करना है। अब अगेन कई लोगों की ऐसी टेंडेंसी है, उनको जहां दिखे दो साइड और एक एंगल पटाख से मुंह से निकाल देते हैं एस। देखो एस में गड़बड़ नहीं है, बट एस का मतलब होता है दो साइड्स के बीच का एंगल। 90 डिग्री है यहाँ पर, ये एक साइड और ये की साइड, ये 90 डिग्री, उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल तो है नहीं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है बाय RHS टेस्ट। अच्छा, तो ये RHS टेस्ट, बट इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमको क्या मिला? हमको तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो तो हमको मिली नहीं। तो मैं इससे पहले कई बार तुमको बता चुकी हूँ कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके किसी को कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। उसमें हमको सोचना पड़ता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम CPCT के वाया लिख सकते हैं। तो अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो CPCT के वाया ME NE ये दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। सही कह रही हूँ मैं? ME और NE आपस में इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी। तो आप लिख दीजिए कि सेग ME जो होगी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सेग NE के, और इसका रीज़न दे दोगे आप, बोलो क्या? CPCT, है ना। इसका रीज़न आप क्या दे दोगे? बोलो CPCT। लेकिन मैडम इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ? अगेन आपने जो बोला था कि आप प्रूव करके दिखाओगी, वो तो स्टिल अभी प्रूव नहीं हुआ। हो गया, हो गया। अब ये जो इतना देर से इतना लंबा क्वेश्चन चल रहा है ना, अब ये प्रूफ हो गया। कैसे? देखो, हमने क्वेश्चन को टोटल 3 स्टेप्स में सॉल्व किया। पहली स्टेप वो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर वाली। दूसरी स्टेप कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उन कॉर्ड्स के वो टुकड़े भी आपस में इक्वल होंगे, केस 1 केस 2 बनाकर। उसके बाद तीसरी स्टेप में मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की। अब सारा खेल दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप का है। आप दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप से आप क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व। देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर मैं बोलूँ इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग AM और ND ये आपस में इक्वल है। डू यू एग्री और नॉट? बिल्कुल मैडम, वी डू एग्री। जस्ट लुक एट योर डायग्राम। मैं डायग्राम को कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमको बार बार ऊपर, एक मिनट, करने की नीड ना पड़े। कहाँ गया? कुछ और भी उठ जाएगा क्या? हाँ, कॉपी कर लेते हैं, कट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, इस डायग्राम को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया ताकि मुझे बार बार ऊपर देखने की नीड ना पड़े, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, जान दो, छोड़ो। डायग्राम को देखिए, AM इक्वल टू ND है। अब देखो, अगर मैं AM में लेफ़्ट साइड में जो मेरे पास AM है, अगर इस AM के लेफ़्ट साइड में मैं ME को ऐड कर दूं तो डायग्राम को देख के बताओ AM प्लस ME ये दोनों ऐड होके क्या बनेंगे? AE। ये एग्री करते हो? अच्छा, अगर मैं ND के, ND कहाँ है भैया? ये D पॉइंट कहीं कोने में है, यहाँ पे है ये D पॉइंट कहीं। अगर इस ND के में मैं NE को ऐड कर दूं तो ND और NE ऐड करके क्या बनेंगे? वो बनेंगे DE। और आई थिंक हमको यही प्रूव करना था कि AE इक्वल टू DE। प्रूफ, ठीक है। अब तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि मैडम अगर आपको
ये चीज़ ऐड ही करनी थी तो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया? फालतू का इतना नाटक क्यों किया आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का? आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर दी? AM इक्वल टू ND तो पहले ही इक्वेशन नंबर 2 में आ गया था, अब दोनों तरफ ऐड कर देती। सुनो, मैथ्स में अगर आप किसी भी क्वांटिटी को लेफ्ट साइड ऐड कर रहे हो, नॉट अलाउड। अगर ऐड करना है तो लेफ्ट में भी ऐड होगा, राइट में भी ऐड होगा। तुम बोलोगे हाँ ठीक है ना, लेफ्ट में मैं ME ऐड कर देती और राइट में मैं NE ऐड कर देती, हो गया मैडम। नो, आप जब भी एडिशन कर रहे हैं किसी भी एक क्वांटिटी को किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इक्वल होना चाहिए। मतलब लेफ्ट वाली क्वांटिटी और राइट वाली क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। मैथ्स में इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग और इफ़ यू आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन दोज टर्म्स मस्ट बी इक्वल। ऐसा नहीं हो सकता न्यूमरेटर को कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को कुछ और नंबर से। आप लोग बचपन में जब ऐड करते हो तो LCM SCF से कुछ करते हो ना ऐड, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर किसी भी एक एक्सप्रेशन को उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों सेम होना चाहिए। अभी तुमने मजे से ऐड कर दिया ME, तुमने बड़े मजे से ऐड कर दिया NE, तुम इसीलिए ऐड कर पाए क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4 ME और NE आपस में क्या है? इक्वल है। क्योंकि वो दोनों इक्वल है इसीलिए मैं एक को लेफ्ट में ऐड कर रही हूँ, एक को मैं राइट में ऐड कर पा रही हूँ। तो इसीलिए ME और NE को इक्वल दिखाने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की, क्योंकि ऐड करना था। अपनी मर्जी से हम ऐड नहीं कर सकते कि चलो ऐड कर दिया, वो इक्वल अगर हैं देन ओनली यू कैन ऐड, इसीलिए हमने उसको ऐड किया। ठीक है, डन। अच्छा, इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी लगाई क्या? यस, इसीलिए। तो यहाँ से एक चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड कोई क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पहले से इक्वल दिए तो बेधड़क कर दो, नहीं दिए तो पहले इक्वल प्रूफ करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है। अच्छा, अब एक और इंसान का डाउट आएगा, मैडम ME को अगर मैं राइट साइड कर देती, NE को अगर मैं लेफ्ट साइड कर देती तो क्या होता? भाई AM के बाजू में ME है तो AM के साथ ME ही जोड़ोगे ना, जो उसके बाजू में चिपक कर है। फिर उल्टा पुल्टा दिमाग मत चलाओ। खैर, अब फिर से आते हैं, ये तो हो गया हमारा एक प्रूफ। अब इक्वेशन नंबर 3 को देखो। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 MB और CN आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 MB और CN आपस में इक्वल हैं। अब MB, अब देखो MB, अब इसमें हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैडम, इसमें आप ऐड क्यों नहीं करेंगी? अभी तो आपने बोला ऐड करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप डायग्राम ऑब्जर्व करिए, आपको जो चीज़ टू प्रूव करनी है वो आपको टू प्रूव क्या करना है कि ये वाला EB और ये वाला CE इक्वल होना चाहिए। और आपको गिवन क्या दिया है कि MB इक्वल होना चाहिए किसके? CN के। मतलब जो चीज़ आपको टू प्रूव करनी है वो चीज़ छोटी है और जो चीज़ आपको प्रूव करनी है वो चीज़ क्या है? बड़ी है। एक मिनट, ठीक है, जो चीज़ आपको टू प्रूव करनी है वो चीज़ आपकी छोटी है और जो चीज़ आपको गिवन दी है वो गिवन डेटा आपका बड़ा है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि ME और EN आपस में इक्वल है। ठीक है। हेलो, हाँ अनुराग जी बोलिए। हेलो, अच्छा आप पहुंच गए हैं क्या? हेलो, हाँ ठीक है, मैं आप 5 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ कीज़ के साथ। ठीक है जी, चलो MB माइनस ME, उसके बाद CN में से क्या माइनस करेंगे? CN में से माइनस करेंगे NE, क्योंकि इक्वल है तो इक्वल चीज़ को आप दोनों तरफ से माइनस कर सकते हो। तो MB में से ME माइनस किया तो ये हो जाएगा EB, और CN में से NE माइनस किया तो ये हो जाएगा CE, और यही हम लोगों का प्रूफ पार्ट था। चलो, रॉबी भी आ गए चूँ 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 करते हुए, है ना। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। थोड़ा सा लेंथी है बट क्या करें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। डन। तो इस तरीके से हमारी इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन डन हो गया है। फिलहाल इस चीज़ को भी ओवर करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में थर्ड क्वेश्चन करेंगे।